हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्टीवन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के 2023 के पेपर को सॉल्व करेंगे और ये जो वीडियो होगा ये पार्ट 2 होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो मैं लिंक इसका दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिए पार्ट 1 और ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व किया था। आज पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि पारितंत्र से आप क्या समझते हैं, पारितंत्र में अपमर्जकों की क्या भूमिका है। ठीक, ये भी मैंने कहा था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, मैंने विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट 1 2 3 4 5 6 पार्ट का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये सब क्वेश्चन बोला था। उसमें ये भी कहा था मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसी में से ये क्वेश्चन आया है। तो एक तो है पारितंत्र किसे कहते हैं, ठीक है, या पारितंत्र सब क्या समझते हैं, पारितंत्र में अपमर्जकों की भूमिका। इसका भी आंसर मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर बताया गया था। ठीक है, सॉल्यूशन मैंने बता दिया था कि कैसे क्या होगा और ये वाला क्वेश्चन भी हमें पेपर में देखने को मिल गया था। ठीक है, तो इसका भी आंसर मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, यानी कि ये जो इसमें क्वेश्चन है इसका हमें सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखने हैं। तो आइए मैं इसको रासायनिक समीकरण सॉल्व करके आपको बता देता हूँ कि कैसे इसका होना था। सबसे पहला क्वेश्चन है जिंक की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो देखिए जिंक की अभिक्रिया है, जिंक यानी Zn और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, इसकी अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो इसकी अभिक्रिया कराने पर हमें मिलता है सोडियम जिंकेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2। ठीक है, ये सोडियम जिंकेट होता है और इसके साथ ही हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक, ये चीज़ हमें याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ अनबैलेंस्ड है, ठीक है, इसको बैलेंस करना है। हमें ये चीज़ याद रखना है कि सोडियम जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम जिंकेट मिलता है, ये चीज़ हमें याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद जाके हम इसको संतुलित कर देंगे। ठीक, तो संतुलित भी करना जरूरी है इसमें। तो देखिए संतुलित कैसे करेंगे, सोडियम इसमें 2 है, इसमें सोडियम 1 है, 2 लगा दीजिए। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, इसमें भी ऑक्सीजन 2 है, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 2, इसमें भी 2, सोडियम इसमें जिंक कितना है 1 है 1। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ये का नंबर वाला इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ईजी है ये। अगला क्वेश्चन है इसमें देखिए, कह रहे कि रक्त तप्त लोहे पर भाप की क्रिया की जाती है, प्रभावित की जाती है, यानी रक्त तप्त लोहे पर भाप प्रभावित की जाती है तो क्या होता है। देखिए रक्त तप्त लोहा यानी कि लोहा का क्या होता है, Fe होता है। ठीक है, Fe की अभिक्रिया हम कराएंगे H2O से, यानी कि ये भाप होता है, भाप तो पानी होता है ना, H2O। तो जब इसको अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें मिलता है Fe3O4 मिलता है और इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, अब ये देखिए ये जो होता है ये फेरिक ऑक्साइड होता है, ये होता है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि ये अभी संतुलित नहीं है। ठीक है, संतुलित हमें करना पड़ेगा इसको। तो संतुलित करने के लिए देखिए क्या है, Fe3 है तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए, Fe3 हो गया। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 है और इधर 2 है। ठीक है, अभी हाइड्रोजन फिलहाल के लिए संतुलित है बट ऑक्सीजन संतुलित नहीं है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन संतुलित करने के लिए यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया है। अब इधर हाइड्रोजन 2 है तो इसके सामने भी 4 लगा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा संतुलित हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन, एथेनोइक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया की जाती है। एथेनोइक अम्ल, ठीक है, ये हमारा ग नंबर वाला क्वेश्चन है। एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये एथेनोइक अम्ल होता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसमें लगाना है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी खाने का सोडा जो। ठीक है, तो जब ये अभिक्रिया करता है तो हमें मिलता है CH3COONA, यानी कि देखिए यहाँ से ना ये हट जाता है, ये वाला हिस्सा पूरा अलग हो जाता है और ये इसके साथ ऐड हो जाता है, CH3COONA आ जाता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर H2 अलग हो जाता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अलग से हमें मिल जाता है। तो इसका अभिक्रिया ये हो जाएगा पूरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं,
जिप्सम को 373 केल्विन तक गर्म किया जाता है, यानी जिप्सम को 373 गर्म करने पर देखिए क्या होता है। जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O, ये जिप्सम होता है। जब इसको हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो गर्म करने पे क्या होता है कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी CaSO4.12H2O + 3/2H2O। किसी किसी बुक में ये 1 × 1/2H2O हो सकता है, ठीक है। जो मैथ से है वो समझ गए होंगे कैसे किया, ठीक है। मिश्रित भिन्न और सरल भिन्न में बस अंतर होता है, तो दोनों ही ठीक है। इसका मतलब भी 1.5 होता है, इसका मतलब भी 1.5 ही होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसका सॉल्व हो जाएगा। तो ये ईजी क्वेश्चन है काफ़ी। अगला क्वेश्चन इसमें बढ़ते हैं, अथवा की और आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त तथा कितने समूह है। देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें जो आवर्त होंगे, आवर्त तो 7 होते हैं, ठीक है, और जो समूह होते हैं वो समूह होते हैं 18, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ख नंबर, एक तत्व M आवर्त सारणी में के तीसरे समूह में है, इसके ऑक्साइड का सूत्र लिखिए। देखिए आवर्त सारणी का तीसरे में है, तीसरे का मतलब होता है इसके जो संयोजकता होगी वो क्या होगी, +3 होगा। यानी हमारे पास एक तत्व M है और एक ऑक्साइड है, ठीक है। तो ऑक्साइड की संयोजकता हमें पता है कि -2 होती है, और जो तीसरे आवर्त में है, तीसरे आवर्त कैसे निकाला जाता है, जैसे 2 8 3 ऐसे। तो आवर्त देखिए जब हम इसको यौगिक बनाते हैं तो हमें पता है ना, तिरछी गुणा करते हैं ऐसे, जैसे +3 है तो इधर +3 लिख दिया और ये -2 लिख दिया, ऐसे तिरछी गुणा करते हैं ना। तो जब इसकी तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ पे M2 बनेगा और इसकी तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ पे O3 बनेगा। तो इसका ऑक्साइड ये हो जाएगा M2O3, ठीक है। इजी है, ज़्यादा टफ नहीं था, बस थोड़ा समझने के ऊपर है कि कैसे करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन ग नंबर वाला, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था, ये वाला क्वेश्चन भी आ गया है। तो जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसको भी मैंने सॉल्व करवाया था और इसका मैं स्क्रीन में आंसर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का क नंबर, रिडॉक्स अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थ बताइए। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कहा था, और ये मैंने वीडियो में ये कहा था कि ये जो क्वेश्चन है अलग अलग नामों से भी आते हैं, या तो रिडॉक्स अभिक्रिया आ सकता है, या अपउपचय अभिक्रिया आ सकता है, या उपचयन अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे रिडॉक्स वाला आ गया है, ठीक है। तो नाम रिडॉक्स से ही आया है, लेकिन ये मैंने वीडियो में बताया था पहले, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया था मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसी में से ये आया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें यह भी बताना है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थ बताइए। इसमें उपचयित और अपचयित पदार्थ बताने हैं कि कौन सा है। तो देखिए इसमें इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम ऑक्साइड उपचयित पदार्थ का काम कर रहा है, और जो HCl होगा वो अपचयित पदार्थ का काम करेगा। अगला क्वेश्चन है इसमें ख नंबर, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। ये भी मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आ चुका है। इसका आंसर स्क्रीन में दे रहा हूँ, आप लोग इसमें देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव के शरीर में उस ग्रंथि का नाम लिखिए जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया था, ठीक है, वीडियो में, और ये भी आ गया है। तो इसका नाम है अग्न्याशय ग्रंथि, ठीक है। अग्न्याशय ग्रंथि से हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया गया था, ये भी आ चुका है, और इसका भी आंसर मैं स्क्रीन में दे दूंगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, समजात तथा समरूप अंगों के एक एक उदाहरण देने हैं। तो देखिए समजात अंग में क्या होते हैं कि संरचना समान होती है और कार्य भिन्न होते हैं, जैसे मनुष्य के हाथ। और समरूप अंग में क्या होता है, संरचना भिन्न होती है, कार्य समान होता है, जैसे चमगादड़ के पंख, ठीक है। बस ये एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प का एक एक उदाहरण दीजिए। देखिए जो एक लिंगी पुष्प हो जाएगा वो पपीता हो जाएगा, और उभयलिंगी पुष्प में गुलाब हो जाएगा, ठीक है। अगला है, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन तथा मुकुलन से आप क्या समझते हैं। तो इसका भी आंसर मैं स्क्रीन में दे दूंगा, ये भी मैंने बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन ये आ रहे सभी बताया गया था क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे गए होंगे, ठीक है। और इसका भी आंसर मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ, पुनरुद्भवन और मुकुलन का, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ये भी बताया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं,
परागण तथा निषेचन में अंतर, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया गया था। ठीक है, परागण और निषेचन में अंतर, ये मैंने बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इसका भी आंसर स्क्रीन में है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन बताया गया था, एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए तथा इसके कार्य ने न्यूरॉन की संरचना बनानी, ये भी बताया गया था क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आ चुका है पेपर में, इसका भी आंसर स्क्रीन में है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आंसर स्क्रीन में है, आप लोग देख लीजिए इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विद्युत जनित का नामांकित आरेख खींचिए, इसके सिद्धांत तथा कार्यविधि लिखिए, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, आंसर स्क्रीन में है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है ये, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, इसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति, इसका मतलब भी ज्ञात करना है, प्रकृति का मतलब वो आभासी बन रहा है या वास्तविक बन रहा है, और आकार का मतलब h डैश ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए, जो जो दे रखा है हम पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखें वस्तु की लंबाई, यानी वस्तु की लंबाई में हम लिखेंगे h बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी है, देखिए यहाँ पे लेंस क्या है, उत्तल लेंस है, यानी फोकस दूरी जो भी होगा वो प्लस में होगा। ठीक है, और दे रखा है इसमें लेंस से वस्तु की दूरी, यानी यू दे रखा है, यू हमेशा माइनस में होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, प्रकृति ज्ञात करनी है, और एक उसका आकार ज्ञात करना है, यानी h डैश ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें एक फार्मूला पता है, दर्पण नहीं, इसमें लेंस का सूत्र आएगा। लेंस का सूत्र सबको पता है ना। ठीक है, लेंस के सूत्र में क्या होता है कि 1/f = 1/v - 1/u, ये होता है लेंस का सूत्र। अब इसमें वैल्यू रख देंगे 1/, देखिए f की जगह 20 रख देंगे, बराबर 1/v, ये तो हमें निकालना है, -1/u, u की जगह पे हम रखेंगे -30 रख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/20 = 1/v - प्लस ये आ जाएगा, इसको भी आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये 1/30 इधर आ जाएगा, यानी 1/20 - 1/30 बराबर 1/v। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम ना ऐसे ले लीजिए, आप लोग गुणा कर दीजिए, इसको डायरेक्ट गुणा करके ना तिरछी गुणा कर दीजिए, यानी 30 - 20, बहुत इजीली हो जाता है, फिर ज़्यादा कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ता है इसमें। अब इसको ऐसे 10 आ जाएगा, और ये अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 600 आ जाएगा ना। ठीक है, अब देखिए 0 से ये 0 कट जाएगा, यानी 1/60 बराबर 1/v हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर तिरछी गुणा करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60, v बराबर 60 या 60 बराबर v। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा, यानी कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो तो हमारा बनेगा लेंस के दूसरी ओर बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, यानी जिधर वस्तु रखा है उधर नहीं बनेगा, अगर जिधर वस्तु रखा है उधर बनता तो वो नेगेटिव में v आता है, लेकिन v हमारा पॉजिटिव में आया है, इसका मतलब है वो लेंस के दूसरी तरफ बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं, यानी जो हमारा प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो देखिए हमें पता है m बराबर h डैश अपॉन h = v/u, ये लेंस के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं। देखिए हमारे पास h डैश पता नहीं है, h पता है 5, और v अभी आया है हमारा 60। ठीक है, और u -30, तो देखिए इससे कट जाएगा, 3 दूनी 6, यानी h डैश बराबर, ये माइनस तो है ना यहाँ पे, यानी -2, और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये वस्तु की जो ऊंचाई होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। नीचे का मतलब क्या है, देखिए लेंस अगर ऐसे रखा है तो वस्तु ना ये नीचे की तरफ बन रहा है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ बनता प्रतिबिंब तो वो पॉजिटिव में आता है, लेकिन नीचे की तरफ बन रहा है इसलिए नेगेटिव आएगा इसका। यानी कहने का मतलब है वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। ठीक है, और वो उसकी ऊंचाई जो होगी वो 10 सेंटीमीटर की होगी वस्तु की ऊंचाई। बस इतना ही इसमें सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है इसमें ख नंबर, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ की प्रतीत होता है। ये भी क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट में बताया था, ये भी आ गया है, इसका आंसर स्क्रीन में है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु को निम्नलिखित स्थितियों में रखने पर प्रतिबिंब के बनने के लिए किरण आरेख बनाइए जब वस्तु लेंस के फोकस F तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित है। ये मैंने नहीं बताया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया एक्स्ट्रा, ये मैंने नहीं बताया था आप लोगों को कि ये आ सकता है, तो ये थोड़ा सा अलग आ गया है।
कि मैंने जो नहीं बताया है। कोई बात नहीं, होता है, 100% किसी को भी नहीं पता होता है ना कि आएगा। बस हम थोड़ा एक्सपीरियंस के आधार पर बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक्सपीरियंस मेन चीज़ है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं कहा था, फिर भी आ गया है, कोई बात नहीं, मैं इसका आंसर स्क्रीन में दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है लेंस के एफ व 2F के बीच हो, ये भी नहीं बताया था मैंने। ठीक है, ये भी आ गया है, कोई बात नहीं, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मैं जो बताऊँगा वही आप लोग पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा भी आप लोग पढ़ते हैं, तो आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका आंसर मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ख नंबर, इसी का ही न्यूमेरिकल है इसका भी। ठीक है, न्यूमेरिकल में देखिए, इसमें कह रहा है कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक के कांच में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? वायु में प्रकाश की चाल अगर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये भी बहुत इजी था, अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए वायु में प्रकाश की चाल बट्टे कांच में प्रकाश की चाल का फार्मूला लगाना था। तो देखिए, इसको जब सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पे अपवर्तनांक बराबर आ जाता है हमारा 3 × 10⁸ बट्टे 1.50। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सॉल्व तो करना आता होगा, पॉइंट का 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 300 बट्टे 150 हो जाएगा, गुणा 10⁸ हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 15 दूनी 30, यानी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ऐसा आप लोगों ने किया ही होगा। ये भी क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट में बताया था। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वायुमंडल में ओजोन परत का क्या महत्व है? ओजोन परत के क्षय के लिए कौन से पदार्थ उत्तरदायी है? ठीक है, तो देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट में बताया गया था, तो इसका भी आंसर मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ। और ओजोन परत के क्षय होने के लिए जो पदार्थ उत्तरदायी है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC। ठीक है, और पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन सा परिवर्तन ला सकते हैं? इसका भी आंसर मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ, जो 3R टेक्निक है। ठीक है, 3R टेक्निक से ही हम इसको के पर्यावरण के अच्छे मित्र बन सकते हैं। 3R में क्या होता है? रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। ठीक है, ये आंसर होगा, स्क्रीन में आप लोग देख लीजिएगा। तो ये था पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, और आशा करते हैं कि आप लोगों के साइंस में बहुत अच्छे नंबर आए और आप लोगों की बहुत अच्छी परसेंटेज बने कक्षा 10 में। धन्यवाद।